दूर किसी गांव में महेश नाम का एक दूध वाला रहा करता था। महेश की अपनी खुद की पत्नी होते हुए भी वो गांव की सभी औरतों पर गंदी नजर रखता था, लेकिन इस बात से सभी अनजान थे। इतना ही नहीं, महेश अपने दूध को ज्यादा से ज्यादा बेचने के लिए बड़ी ही चालाकी से दूध में पानी मिला करके लोगों को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा लेता था। और ऐसे ही हर सुबह की तरह एक बार महेश लोगों के घर में दूध देने जाता है और गाँव की एक औरत विमला के घर का दरवाजा खटखटाता है। अरे ओ भाभी जी, तनिक जल्दी आओ, दूध वाला महेश आया है। अरे महेश भैया, काहे सुबह सुबह मुर्गा की तरह बांग मारकर आवाज दे रहे हो? तनिक रुक भी जाया करो। आपने भी क्या बात कर ली है भाभी जी, आपके लिए तो हम जिंदगी भर रुक सकते हैं। आपकी ये हंसी मजाक वाली आदत कभी नहीं जाएगी। सो तो है, चलो अब जल्दी खोलो, मैं डाल देता हूँ। हाय राम, सुबह सुबह ये कैसी बेशर्मों वाली बात कर रहे हो दूध वाले भैया? किसी ने सुन लिया तो खामखा तमाशा बन जाएगा। आप भी ना भाभी जी बड़ी नोटी सी हैं। हम तो तुम्हारे डोलची ढक्कन का खोलने की कह रहे थे और उसमें दूध डालने की बोल रहे थे। वो हाँ, अच्छा बताओ कितने पैसे हुए? हमें बहुत काम है। भाभी जी कैसी बातें कर रही हो, जितने रोज देती हो आज भी उतने ही दे दो पैसे। विमला शर्म से गर्दन झुकाए महेश को दूध के पैसे दे देती है और फट से अपने घर का दरवाजा बंद कर देती है। सिर्फ विमला ही नहीं बल्कि महेश गांव की सभी औरतों के साथ इसी तरह बात किया करता था। सुबह सारा दूध बेचकर महेश अपने घर वापस जाता है, जहां उसकी पत्नी उसे कहती है, अजी आज आने में काफी देर हो गई। हाँ तो ये काम ही ऐसा है, इसका कौनो टाइम फिक्स नहीं होता। लागत है आज अच्छी कमाई हुई है। लाओ यहाँ दो पैसा, आज मुझे बाजार से कुछ कपड़े खरीद कर लाने हैं अपने लिए। लेकिन कल ही तो बाजार गई थी तुम, आज फिर से क्यों? अब तुम्हें मेरे कपड़े लाने से भी दिक्कत है? कह दो कि बिना कपड़ों के घूमो। जरा सोचो, बिना कपड़े तो तुम वो सनी लियोन जैसी लगोगी, लेकिन मैं नहीं चाहता मेरा माल कोई और देखे। ये लो पैसे, जाके ले आओ अपने लिए कपड़े। आज तो तुम्हारा मूड बड़ा अच्छा लग रहा है। काश रोज रोज इतना अच्छा मूड हो तो रोज बाजार जाऊंगी। कोमल के वहाँ से जाने के बाद महेश के पास उसके भाई चंदन का कॉल आता है, जो कहता है, हेलो भैया, हाँ आज शाम तक मैं और नैना घर आ जाएंगे, ठीक है? अरे ये तो अच्छी बात है, इतने समय बाद तू घर लौटा है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? जल्दी वापस आ जाना। चंदन महेश का छोटा भाई था, जो पिछले कई सालों से शहर में पढ़ाई करके अपने गांव लौट रहा था और उसके साथ उसकी पत्नी, जिससे उसने कुछ समय पहले ही शहर में शादी की थी, वो भी गांव लौट रही थी। कुछ दिनों बाद ही दोनों गांव आ जाते हैं। चंदन की पत्नी को देखकर महेश की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि नैना बहुत ही सुंदर थी। आज तक मैंने इतनी सुंदर लड़की नहीं देखी। काश ये लड़की मेरी पत्नी होती तो मजा ही आ जाता। सच में बहुत किस्मत वाला है मेरा भाई। नमस्ते भैया, नमस्ते भाभी, कैसे हैं आप लोग? अरे भाई हम तो ठीक है। तू ये बता, यहाँ तक आने में तुझे कोई दिक्कत या परेशानी तो नहीं हुई ना? अरे नहीं भैया, अपने ही गांव में आने में क्या दिक्कत क्या परेशानी होगी, सब कुछ अपना ही तो है। आप भी, भाभी भी, ये घर ये गाँव सभी मेरे ही तो है। सच में शहर जाकर और समझदार हो गया है हमारा चंदन। अरे ये क्या बहुरिया, तू वहाँ काहे खड़ी है? चल अंदर आ जा। जी भाभी जी। इतना कहकर नैना जैसे ही घर की चौखट पर पैर रखती है, वैसे ही घर की चौखट में बने चौबारे में नैना का पैर फंस जाता है और वो महेश के ऊपर गिर जाती है। महेश उसे संभाल लेता है, पर नैना का पल्लू नीचे सरक जाता है और महेश की नजरें नैना के जिस्म पर पड़ जाती हैं और वो उसे ऊपर से नीचे घूर घूर कर देखने लगता है। तभी चंदन कहता है, नैना संभल कर, अगर तुम्हें साड़ी संभाली नहीं आती तो पहनती ही क्यों हो? मुझे लगा गांव में शहर वाले कपड़े पहनकर जाना सही नहीं है, इसलिए मैंने साड़ी पहन ली। अरे कोई बात नहीं, मैं बहुरिया को साड़ी पहनना सिखा दूंगी। चलो बहू, तुम मेरे साथ चलो। इतना कहकर सभी घर में चले जाते हैं। ऐसे ही एक दिन और बीत जाता है। हर सुबह की तरह महेश दूध बेचने के लिए हाथ में दूध से भरी हुई बाल्टी लेकर घर से निकल ही रहा था। तभी उसकी नजर चंदन के कमरे की खिड़की पर पड़ती है, जहाँ से वो नैना को सोते हुए देख रहा था और लगातार उसे घूर रहा था। तभी अचानक नैना की आंख खुल जाती है और महेश वहाँ से बहाना करके निकल जाता है। सुबह सुबह वो सबके घरों में दूध देने जा रहा था। ऐसे ही सामने वाली राधा के घर भी जाता है और उसे देख के कहता है, क्या बात है राधा भाभी, आज तो बड़ी सुंदर लग रही हो। कौन से साबुन से नहा रही हो? ऐसा तो कुछ भी नहीं है महेश जी। और तनिक एक बात बताओ, आजकल तुम्हारे दूध में दूध कम पानी ज्यादा मिलता है। आजकल तुम्हारी भैंस सही से दूध नहीं दे रही है क्या?
ये कैसी बात कर रही है आप भाभी जी? भला मैं और दूध में पानी की मिलावट करूं? अरे कभी नहीं। बस क्या है ना, आजकल मेरी भैंस का पेट खराब है तो दूध पतला दे रही है। लो कर लो बात, दस्त लगने पर टट्टी पतली आती है, ये तो सुना था, लेकिन पेट खराब होने पर भैंस पतला दूध देती है, ये पहली बार सुन रही हूँ। अरे भाभी जी, ये कलयुग है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। वैसे भाभी जी कुछ दिख रहा है? क्या दिख रहा है? सब तो ठीक है, कपड़े भी सही से पहने हैं मैंने तो। अरे भाभी जी, आपका मन कितना साफ है, ये दिख रहा है। आप बिना हमेशा मूड में रहती है। भाई जी तो आप जैसी बीवी पाकर बहुत खुश होंगे। महेश और राधा की हंसी मजाक की आवाज सुनकर घर के अंदर से राधा का पति गोपी बाहर आता है और कहता है, ओ राधा, तुम मुझसे दूध लेने आई हो या मटर गश्ती कर रहे? घर में कोई काम नहीं है क्या? और तू दूध वाले सुबह सुबह दूध बेचने आता है तो दूध बेचकर चुपचाप निकल जाया कर, फालतू की बकवास करने की जरूरत नहीं है। अरे हम कहे इतना गुब्बारे की तरह गुस्से में फूले जा रहे हो? मैं तो बस ऐसे ही राधा भाभी का मन बहला रहा था। कहते हैं सुबह सुबह हंसी मजाक करने से सेहत अच्छी रहती है, तनिक आप भी हंस लिया करो। अबे ओए दूधिया सुन, अपनी बीवी से हंसी मजाक करने और उसका मन बहलाने के लिए अभी मैं जिंदा हूँ, समझा? मुझे सब पता है, तेरी आंखें कहाँ कहाँ और कैसे कैसे चलती है, समझा? तू चुपचाप अपना काम करके निकल जाया कर, वरना हम तेरे यहाँ से दूध लेना बंद कर देंगे। इस गांव में तू एक ही नहीं है दूध वाला, समझा? अरे अरे गोपी भाई, गुस्सा मत करो, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। समझ गया आपकी बात को मैं, बस अब मैं जाऊँ? इतना कहकर महेश वहाँ से अपनी दूध की बाल्टी उठाकर जल्दी जल्दी घर आ जाता है। घर में महेश की बुरी नजर उसके भाई की बीवी पर रहती और बाहर दूसरों की बीवी पर। इतना ही नहीं, वो बहुत लालची और चालाक भी था, इसलिए वो आजाद जब भी दूध बेचने जाता तो उसमें बहुत ज्यादा पानी मिला देता था, जिससे लोग परेशान तो थे, लेकिन गाँव में उसके अलावा कोई और दूध वाला भी नहीं था जो कम रेट में दूध बेचता हो, इसलिए मजबूरन सब उसे ही दूध लेते, मानो महेश के दोनों हाथों में लड्डू हो। लेकिन ये सब अब ज्यादा समय तक नहीं चलने वाला था। एक दिन जब महेश हर सुबह की तरह अपने दूध में मिलावट कर रहा था तो उसका भाई उसे देख लेता है और उससे कहता है, भैया आप जो कर रहे हैं वो सही नहीं है। इस तरह आप गांव वालों के साथ धोखा कर रहे हैं। ए छोटे, ये सब तो नहीं समझेगा, ये बिजनेस है, बिजनेस। जाकर अपना काम कर। भैया आप अपने लालच के लिए लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगा। या तो शुद्ध दूध को बेचो या फिर मत बेचो। अरे भाई तू मेरे रास्ते से हट, मुझे दूध देने जाना है। चंदन महेश को मिलावट वाला दूध बेचने से रोकते हुए उसके रास्ते में आ जाता है और महेश उसे आगे से धक्का मारकर हटा देता है और वहाँ से चला जाता है। कुछ घंटों बाद जब वो घर वापस आता है तो देखता है कि उसके घर के बाहर लोगों की भीड़ थी। ये देख महेश को कुछ समझ नहीं आता और वो घर के अंदर जाकर देखता है कि कोमल और नैना जोर जोर से रो रही थी। उनके सामने चंदन की लाश पड़ी थी। महेश ये देखकर बहुत हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हुआ और फिर वहाँ कुछ घंटों पहले की ही बात याद करता है जब चंदन उसे मिलावट वाला दूध बेचने से रोक रहा था और महेश उसे धक्का मारकर वहाँ से चला गया था। लेकिन महेश को धक्का मारने से चंदन पीछे रखे हल पर गिरता है और हल के पेट में लगने की वजह से चंदन की मौत हो जाती है। ये सब सोचकर उसने अपने इकलौते भाई को मार दिया। वो बहुत पछताता है। देख लेना मास्टर जी, सूट एकदम से मॉडर्न और लेटेस्ट डिजाइन वाला ही होना चाहिए। आप चिंता मत कीजिए भाभी जी, आप बस आगे आकर अपना नाप दे दीजिए, बाकी का काम हमारा। जितना अच्छे से नाप देंगी ना उतना ही अच्छा सूट सिलाई होगा, समझी ना मुंडी झुकाई के। पर 4 दिन पहले ही तो तुमने नाप लिया था। उसे तो बहुत पुराना समझो भाभी जी, क्योंकि चांद सा बदन है, चांद की तरह रोज रोज घटा बढ़ता भी तो होगा। फिर भी नाप देने का मूड नहीं है तो रहने दो, पर बाद में कोई शिकायत मत करना मुंडी झुकाए के। बस बस, अब बस भी करो वीरू मास्टर। लो नया नाप ले लो मुंडी झुकाए के, पर सूट एकदम से फिट और फाइन होना चाहिए। ममता के ये कहते ही वीरू मास्टर की बातें खिल उठती हैं। वह इंची टेप उठाकर ममता के बदन पर घुमाने लगता है। अरे वाह, भाभी जी के फिगर तो बड़ा ही कमाल है। अरे कहाँ खो गए वीरू मास्टर, सब ठीक ठाक तो है? कहाँ सब ठीक है भाभी जी, देखो तो आप पहले से कितनी मोटी हो गए हो, पूरा 1 इंच कमर बढ़ा ली है मुंडी झुकाए के। तू मेरी कमर की फिक्र छोड़ और बस नाप ले मुंडी झुकाए के, समझा? हाँ समझ गया भाभी जी, बस नाराज ना होइए मुंडी झुकाई के। वीरू दर्जी एक नंबर का छटा हुआ बदमाश था। वह गांव की बहू बेटियों के कपड़ों की सिलाई करने के बहाने उनका
नाप तो लेता और फिर 1 घंटे से भी ज्यादा के समय तक नाप लेने के बहाने उनकी फिगर को ताकता रहता। फिर बाद में जैसे ही कोई महिला नाप देकर वहाँ से जाती, वह अपनी दुकान में खड़ा होकर उसके ख्यालों में गुम हो जाता। ओहो, ममता भाभी का फिगर भी क्या कमाल है, एकदम से चकाचक। तू तो बड़ा लकी है रे वीरू मास्टर, आए दिन नए नए फिगर देखने मिल जाते हैं मुंडी झुकाए के। हा हे ऊपर वाले, मुझे हर जन्म में लेडीज टेलर ही बना के रखियो मुंडी झुकाए के। ममता रिटायर्ड पुलिस अधिकारी सुषमा की सबसे छोटी बहू थी। उसकी मछली बहू का नाम मोनिका था और वह भी छोटी बहू ममता की तरह पूरी मॉडर्न और फैशनेबल थी। नमस्ते मम्मी जी, जरा देखो तो मुझ पे ये नया सूट कैसा लग रहा है, कल ही वीरू मास्टर से सिलवाया है। मैं क्या देखूं, तुझे पसंद है तो अच्छा ही होगा बहू। सुषमा की दोनों छोटी बहुएं जितनी मॉडर्न आर्ट फैशनेबल थीं, सबसे बड़ी बहू आरती उतनी ही संस्कारी और समझदार थी। उसे अपने घूंघट और घर के कामकाज से कभी फुर्सत ही नहीं मिलती थी। और एक दिन आरती सुषमा के लिए नाश्ता लेकर आती है। पाँव लागू मम्मी जी। दूध ना पू तो भलो, भगवान तुझे हमेशा सुखी रखे। सुषमा आरती बहू को यह आशीर्वाद दे ही रही होती है कि उसकी दोनों मॉडर्न बहुएं ममता और मोनिका वहाँ आ जाती हैं। वे दोनों नए डिजाइन में सूट सलवार पहनकर खूब चमक दमक रही होती हैं। उन्हें देखकर सुषमा कहती है कि अरे वाह बहू, आज तो दोनों डिजाइनर सूट सलवार पहने हो, बड़ी सुंदर लग रही हो दोनों। सूट जरूर वीरू मास्टर से सिलवाए होंगे। और नहीं तो क्या मम्मी जी, वीरू मास्टर वीरू दर्जी ही ऐसा चमत्कार कर सकता है। पूरे शहर में वीरू टेलर ही तो है जो ऐसे डिजाइनर सूट बनाता है। हाँ जानती हूँ, वीरू मास्टर हमारे शहर का सबसे मशहूर टेलर है। ममता और मोनिका रोज नए नए फैशन के सूट सलवार पहनती थी और हमेशा वीरू मास्टर का ही राग अलापती रहती थी। नए नए डिजाइन और फैशन के सूट सिलवा कर पहनने की चाहत में वे दोनों वीरू मास्टर की बदमाशी की तरफ कभी ध्यान ही नहीं दे पाती थी। वह आए दिन उनका नाप लेता और उनके शरीर को छूता, मगर वे उसकी अनदेखी कर उसे बार बार नाप देने के लिए तैयार हो जाती। ओहो भाभी जी, नाप देने में इतना शर्मा क्यों रही हो? थोड़ा करीब आओ तो अच्छे से नाप लूं ना। नाप देने में काहे को नखरा, नाप बड़ा जरूरी है, क्योंकि नाप सही हो तब भी मजा आता है सिलाई करने में, वरना फिटिंग का गुड़ गोबर हो जाता है। बस थोड़ी देर सीधी खड़ी रहिए ताकि सब कुछ अच्छे से नाप लूं मुंडी झुकाए के। लो आ गई करीब मुंडी झुकाई के, तुम भी नाप लेने में घंटों लगा देते हो। सुषमा अपनी बड़ी बहू आरती को देखती है तो सोचने लगती है, माना आरती बहू जिम्मेदार, लाज, शर्म वाली संस्कारी बहू है, पर आज के जमाने में इतना सादा होना भी अच्छा नहीं है। यही सोचकर एक दिन सुषमा आरती को बुलाकर कहती है कि आरती बहू, तुम क्यों पुराने जमाने में जी रही हो? भला हमेशा साड़ी और घूंघट में परेशान होना अच्छा लगता है क्या? तुम मेरे साथ बाजार चलो, मैं तुम्हारे लिए कुछ सूट सिलवा देती हूँ। रहने दो मम्मी जी, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। अरे कोई का ठीक है, ममता और मोनिका को तो देख, रोज डिजाइनर वाले सूट पहनती हैं। फिर भला तू क्यों ना पहने? आज मैं तेरी एक न सुनूंगी, चल मेरे साथ। सुषमा के कहने पर आरती उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। सुषमा उसे एक कपड़े की दुकान से उसका मनपसंद कपड़ा दिलाती है और फिर वीरू टेलर की दुकान पर ले जाती है, मगर तभी उसे एक जरूरी काम याद आ जाता है। अरे बहू, मुझे तो एक जरूरी काम याद आ गया। तू एक काम कर, इस वीरू मास्टर को अपना सूट सिलने के लिए देकर घर चली जा, मैं बाद में आऊंगी। सुन रहे मास्टर, बहू के मनपसंद का सूट सिलना। आप चिंता ना करिए माँ जी, सूट तो ये जैसा चाहेंगी मैं वैसा ही सिल दूंगा मुंडी झुकाए के। सुषमा यह कहकर अपने काम पर चली जाती है और उसके जाने के बाद वीरू मास्टर मुस्कुराते हुए आरती से कहता है, कहिए कैसे डिजाइन का सूट सिलवाना है? जो भी अच्छा सा डिजाइन हो वही बना देना। फिर तो आगे आकर नाप दे दीजिए भाभी जी, बिना नाप के तो सूट नहीं सिल सकता ना मुंडी झुकाए के। वीरू मास्टर के ये कहने पर आरती नाप देने के लिए आगे आती है और वीरू मास्टर उसका नाप लेने लगता है। वह नाप लेने के बहाने उसे कई जगह से छूता है। फिगर तो इस भाभी का भी गजब का है, इसकी पतली कमरिया तो सितम ढा रही है मुंडी झुकाए के। यही सोचते सोचते वीरू मास्टर आरती को बार बार छूता है और आरती को उसकी बदमाशी को समझते देर नहीं लगती। उसे वीरू पर बहुत गुस्सा आता है तो वह चुप भी नहीं रह पाती। आप नाप ले रहे हैं या मेरे शरीर को बार बार छूकर देख रहे हैं? आप नाप लेने के बहाने ऐसी गलत हरकतें क्यों कर रहे हैं? अरे आप ये क्या कर रही हैं भाभी जी? भला मैं गलत हरकतें? राम 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 राम,
मैं तो बस नाप ले रहा हूँ। आप नाप तो नहीं ले रहे हैं, आप तो कुछ और ही कर रहे हैं। क्या मैं आपकी मंशा नहीं समझ सकती? आप जानबूझकर मुझे जगह जगह से छू रहे हैं। मैं तो बहुत ही शरीफ आदमी हूँ भाभी जी, मैं तो ऐसा कर भी नहीं सकता मुंडी झुकाई के। आरती भली और समझदार थी, इसलिए वह यह सब सहन नहीं कर पाती और घर पर जाकर वीरू मास्टर की करतूत का भांडा सुषमा के आगे फोड़ देती है। मम्मी जी, आप जिस वीरू टेलर को शहर का सबसे मशहूर टेलर समझ रही हैं, असलियत में वह एक नंबर का छटा हुआ बदमाश है। वह नाप लेने के बहाने बहू बेटियों से छेड़छाड़ करता है। अरे तुम ये क्या कह रही हो आरती बहू? अगर कोई बात है तो साफ साफ बताओ। सुषमा के यह कहने पर आरती उसे वीरू मास्टर की करतूत बताती है तो वह बहुत हैरान रह जाती है। वह ममता और मोनिका को देखते हुए कहती है, क्यों रे ममता और मोनिका, जो आरती बहू कह रही है वो सही कह रही है? क्या उस दर्जी ने नाप लेने के बहाने तुम दोनों के साथ भी छेड़छाड़ की है क्या? यह सुनते ही ममता और मोनिका एकाएक चौंक जाती हैं और अपनी मूर्खता और नादानी पर पछताते हुए कहती हैं, ओह माय गॉड मम्मी जी, वह तो हमारे साथ भी ऐसी हरकतें करता था। हम तो नए नए फैशन के सूट सिलवाने की चाह में उसकी हरकतों को नजरअंदाज करती रही। बदमाश आधे घंटे से ज्यादा समय तो नाप लेने में लगा देता था मम्मी जी। वीरू मास्टर का यह रहस्य जैसे ही सुषमा के सामने आता है वह उसे सबक सिखाने का फैसला करती है। बदमाश कहीं का हमारी बहू बेटियों को छेड़ता है, अब तो उसकी खैर नहीं। सुषमा उसी समय अपनी पहचान की एक महिला पुलिस अधिकारी को फोन मिलाती है और उनको सारी बात बताती है। उसकी बात सुनकर महिला पुलिस अधिकारी कहती है, आप निश्चित रहिए मैडम, जल्द ही वो बदमाश टेलर हवालात की हवा खाते हुए नजर आएगा। इसके अगले ही दिन महिला पुलिस अधिकारी सादे कपड़ों में स्वयं उसकी दुकान पर पहुंच जाती है। वीरू मास्टर जी, आपसे सूट सिलवाना है, पर ध्यान रखना सूट बिल्कुल सही नाप का हो ताकि पहनने पे फिट आए। हो, आप इस बात की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, बस आगे बढ़कर अपना नाप तो दीजिए। वीरू मास्टर के यह कहने पर महिला पुलिस अधिकारी थोड़ा आगे आती है और वीरू मास्टर उसका नाप लेने लगता है। फिर अपनी आदत से मजबूर वह उसके साथ भी वही गलत हरकतें करने लगता है जो और महिलाओं के साथ किया करता था, लेकिन इस बार उसका गेम उल्टा पड़ता है। जैसे ही वह महिला पुलिस अधिकारी के साथ छेड़छाड़ करता है वह उसके गाल पर जोर का तमाचा जड़ देती है। बदमाश, सिलाई करने के बहाने औरतों के साथ छेड़छाड़ करता है। आज तो तुझे सबक सिखा के रहूंगी। पर आप है कौन मुंडी झुकाई के? मैं एक पुलिस अधिकारी हूँ। मैं तुझे सबूत सहित पकड़ना चाहती थी। अब सवाल करना छोड़ और चलकर जेल की हवा खा, बदमाश कहीं का। यह कहकर महिला पुलिस अधिकारी वीरू मास्टर को पकड़कर हवालात में डाल देती है और इस तरह उसे अच्छा सबक मिल जाता है। अब वह अपनी बदमाशी पर पछतावा करता रह जाता है।